गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 3 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी मैच में बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? तो इसका ऑप्शन है पीआर सीरीजेस, दूसरा ऑप्शन है हार्दिक सिंह, तीसरा ऑप्शन है सलीमा टेटे, चौथा ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह। ये चारों ऑप्शन हॉकी मैच के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी हैं, और हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे जो हैं 2 एंड 3 ये दोनों सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों जो है बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है साथियों, इनके कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप समझ पाओगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। चलिए साथियों, इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 31 मार्च को नई दिल्ली में 6वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 सेरेमनी का आयोजन किया गया। ठीक है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को 2023 का बेस्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, तो हार्दिक सिंह को पुरुष के लिए और सलीमा टेटे को महिला के लिए बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है 2023 के लिए। ठीक है, पीआर सीरीजेस पहला ऑप्शन देखे थे आप। पीआर सीरीजेस जो है बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला है। तो पीआर सीरीजेस को जो है बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया, और सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को बेस्ट हॉकी प्लेयर चुना गया है। ठीक है, पंजाब के सेकंड पॉइंट है, पंजाब के हार्दिक सिंह इंडियन हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। तीसरा पॉइंट है, हार्दिक के नेतृत्व में टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो हार्दिक सिंह जो थे उन्हीं के नेतृत्व में टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2023 में हार्दिक को एफआईएफ के बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, सलीमा टेटे ने 2023 में हांग हांगजो एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसमें जो हॉकी मैच में जो होते हैं, जो उसमें ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल जो होते हैं ना, सबसे हाई होते हैं। ठीक है, उसी में हार्दिक सिंह भी पहले जीत चुके हैं टोक्यो ओलंपिक में, और सलीमा टेटे जो है हांगजो एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उन्हें 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इस साल बेस्ट डिफेंडर के लिए हरमनप्रीत सिंह को हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार मिला है। ठीक है, और बेस्ट गोलकीपर के लिए किसे अवार्ड दिया गया? तो पीआर सीरीजेस को अवार्ड दिया गया है। और पुरुष के लिए किसे अवार्ड दिया गया बेस्ट खिलाड़ी? तो हार्दिक सिंह को, और महिला के लिए सलीमा टेटे को। इन दोनों को बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है 2023 के लिए। ठीक है, छठवें यानी कि 6वें हॉकी इंडियन पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 4 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर पांचवा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, जो कि इन 4 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत, ये सभी लोग मर चुके हैं और उनके मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। साथियों, कल भी मैंने ये वीडियो अपलोड की थी 2 अप्रैल के नाम से, लेकिन क्या हुआ, एक मुझे कॉल आ गया और बोले कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स है, वीडियो में कुछ दिक्कत है, इसलिए साथियों मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन मैं वही क्वेश्चंस को रिवाइज करके आपके साथ मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कल का जो मैंने अपलोड किए थे। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस थे साथियों, इतने बेहतरीन तरह से समझाया गया था उसमें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थोड़ी सी कॉल आने की वजह से। तो आज आज मैं वही क्वेश्चंस को रिवाइज करके लाया हूँ, क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे ये क्वेश्चन पढ़ के। प्लीज़ आप भी पढ़िए पढ़िए इस क्वेश्चन को, है ना। हाल ही में कौन 4 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इनका चारों का नाम वहाँ पे दिया गया है, और ये चारों जो हैं इन सभी को दिया गया है। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साथियों वो आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।
पॉइंट्स इसीलिए होते हैं साथियों ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और क्वेश्चन जो है आपको याद भी हो जाए। पहला पॉइंट है 30 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। ठीक है, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शामिल है। तो दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, एक बिहार के मुख्यमंत्री है और एक कृषि वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इन चारों लोगों के नाम दिए हैं जिनके मरणोपरांत यानी कि मतलब वो मर चुके हैं और उनके मरने के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, आप आगे पॉइंट्स में पढ़ोगे कि पहले तो जीवित रहते ही दिया जाता था, लेकिन जो है 1955 में मरणोपरांत भी यह भारत रत्न से सम्मानित दिए जाने लगा था। ठीक है, आपको पॉइंट के माध्यम से समझ में आएंगे। चलिए अगला पॉइंट है नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने यह सम्मान लिया है। तो जो लोग मर गए हैं तो वो तो सम्मान लेने आएंगे नहीं, तो उनके जगह पे किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं बॉलीवुड के, तो अगर कोई एक्टर वहाँ पे नहीं रहता है तो उसके जगह पे कोई ना कोई तो अवार्ड लेते हैं ना। इसी तरह से राष्ट्रपति जी के द्वारा नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव को दिया और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को यह सम्मान दिया। ठीक है, मतलब उन्हीं के नाम से दिया, लेकिन ये सम्मान पाने वाले ये लोग थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी नित्वा राव ने राष्ट्रपति से यह सम्मान लिया है। तो ये चारों के बेटे और पोते थे जिन्होंने ये सम्मान राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू जी से ये सम्मान लिए हैं उनके नाम से। ठीक है, चलिए तीसरा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र और खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स में यानी कि आप फिल्म एक्टर हो तो उसमें भारत रत्न दिया जाता है। अगर अच्छा प्रदर्शन करते हो आप तो, है ना, अच्छे एक्टर की कला दिखाते हो तो। साहित्य में, विज्ञान साइंस में, है ना, सार्वजनिक सेवा में, प्लेइंग में, खेल में, इन सभी में अच्छा अगर आप करते हो तो आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। पहले ये सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगा। ठीक है, पहले जो थे तो अगर बंदा जीवित रहता है, कोई व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो तभी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था, लेकिन 1955 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और वहां पे कहा गया कि मरने के बाद भी अगर अच्छा व्यक्ति था और उसने अच्छा काम किया था तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो 1955 से ये चालू हुआ था, ये आप याद रखोगे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम को सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो दी जाती है तो राष्ट्रपति खुद तो देखने के लिए जाएंगे नहीं, है ना, तो प्रधानमंत्री जी ये सिफारिश राष्ट्रपति को देते हैं और बोलते हैं कि इनका नाम जो है भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए दिए हैं। ठीक है, पुरस्कार पाने वाले को एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया था। 2024 में 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। तो पहले जो थी, पहले 48 थी 2023 तक, लेकिन जो है 2024 में 5 लोगों को दिया है जो कि 53 अब संख्या हो गई है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अभी तक जो है 2024 तक जो है भारत रत्न से सम्मान पाने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो 53 यानी कि 53 व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3-4 लोगों को दिया गया, ये तो आपको याद हो गया ना। पहला है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा है बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मर चुके हैं, और कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये चारों लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको उनके घर पर जाकर ये भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो जीवित है। चलिए साथियों अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महापुरुष के घर जाकर भारत रत्न पुरस्कार दिया है? तो इसका पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हीं को
इनके घर पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद से उन्हें भारत रत्न पुरस्कार उनके घर पे जाकर दिया है। ठीक है, इनमें प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, है ना, ये सभी लोग शामिल थे। आपको पॉइंट के माध्यम से समझ लीजिएगा, आप पॉइंट्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, अगर पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रही है सर, आप हमें पॉइंट समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप कमेंट करोगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं साथियों। मुझे तो काफ़ी टाइम लगते हैं, पूरे-पूरे दिन लगते हैं साथियों क्वेश्चन तैयार करने में। लेकिन मेरी ये 10 मिनट 15 मिनट की जो मेहनत होती है, आपके पास जो डिलीवर होती है, आप जो पढ़ते हो इसको, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरी मेहनत जो है ज़ाया नहीं जा रही है, बेकार नहीं जा रही है ना? इसका जो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है? चलिए, इनका पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है 31 मार्च को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। इस मौके पर जबकि लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो इनके साथ साथ और भी लोग थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। तो ये चारों लोग जो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, ये चारों लोग थे जो कि लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे गए थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आडवाणी के खराब स्वास्थ्य की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है आडवाणी ये सम्मान पाने वाले बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। ठीक है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो ये जो आडवाणी जी जो हैं तो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तीसरे नेता थे। और जो इससे पहले जो ये सम्मान दिया गया था तो उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें भी बीजेपी के संस्थापक जो थे, उन्हें यह सदस्य नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो इनसे पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख। अगला पॉइंट है साथियों, लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों, दो बड़े पुरस्कार होते हैं देश नागरिक के लिए, एक व्यक्ति के लिए। अगर वो पुरस्कार आपको मिल जाए तो आप सबसे नंबर 1 व्यक्ति आप कहलाओगे पुरस्कार पाने में। ठीक है, क्योंकि ये जो भारत रत्न जो होती है ना, सबसे नंबर 1 पुरस्कार होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना। और पद्म विभूषण जो होती है उससे नीचे होती है थोड़ी सी, है ना। तो लाल कृष्ण आडवाणी को जो है 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2024 में जो उन्हें है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है आडवाणी का जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो कि 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। ठीक है, कराची पाकिस्तान में है लेकिन पहले पाकिस्तान में नहीं थी, है ना। तो आडवाणी जी का जो जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनके कुछ चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है साथियों, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी कौन थे। तो इनका जो जन्म है पहले आप देख लीजिए 8 नवंबर 1927 को, पहले ही बता चुके हैं, है ना, कराची में। कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और सिंध स्थित हैदराबाद के डीजी नेशनल कॉलेज में ये पढ़ाई की थे। 1942 में 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। 1947 में आरएसएस के कराची यूनिट के सेक्रेटरी बने थे। उनका परिवार विभाजन के दौरान मुंबई आ गया था और आडवाणी ने मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1951 में भारतीय जनसंघ बनने के बाद आडवाणी इससे जुड़े वे 1957 में दिल्ली आए और जनसंघ में विभिन्न पदों पर रहे। ठीक है, 25 फरवरी को 1965 में कमला आडवाणी से शादी की। इनकी पत्नी का नाम है कमला आडवाणी, जो कि 25 फरवरी 1965 को इनकी शादी हुई थी। ठीक है, जिनसे उनके 2 बच्चे प्रतिभा और जयंत हुए। ठीक है, 1967 में और 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष रहे।
1970 के दिल्ली के राज्यसभा सांसद बने, 1972 में जनसंघ के अध्यक्ष बने और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने थे उस समय। ठीक है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जब गठन किया था, तो उन्हें तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में आडवाणी 1986 में भाजपा अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो पहले जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री, वो बने अध्यक्ष, लेकिन बाद में जो है 1986 में आडवाणी जी ने खुद अध्यक्ष बने। ठीक है, 1989 में पहली बार लोक सांसद बने। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकाली। अब भाजपा सरकार ने 1998 में और 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा। कब से कब तक? तो 1998 से 2004 तक। ठीक है, 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। दिसंबर 2005 से भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और 2010 में एनडीए की कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए और 2015 में पद्म विभूषण 2024 से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये अगला सबसे लास्ट पॉइंट जो है 2015 में पद्म विभूषण और 2024 में जो है भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति, आप समझ सकते हो साथियों, एक व्यक्ति कितना काम किया है। ठीक है, और हम और आप जो है 10-15 मिनट की क्लास भी नहीं देख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आप देख रहे हो लाइन बाय लाइन, यानी कि एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जिन्होंने इन्हें छोड़ा है। ठीक है, ये सारे सारे के सारे पॉइंट्स देख लोगे आप तो 1951 से यानी कि 1942 से इनकी संघर्ष जो है शुरू हो गई थी और अभी तक इनकी संघर्ष चल रही है 2024 तक। तो एक व्यक्ति कितना काम करता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के 4 जिलों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो AFSPA क्यों बढ़ाते हैं, क्या होता है ये AFSPA? तो आप पॉइंट्स पढ़ोगे, आगे चलोगे, चार्ट भी इसके माध्यम से समझाया गया है, तो आप आगे चलोगे, पॉइंट्स पढ़ोगे, चार्ट समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि AFSPA क्या होता है, क्यों इसे लगाते हैं राज्य में और क्यों ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका पहले सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में जो है 4 जिलों में जो AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये असम राज्य के 4 कौन कौन जिले हैं, इन आप पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका पहला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिले में जिनका नाम है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में AFSPA सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। ठीक है, तो 4 जिलों का नाम कौन कौन से हैं? तो तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, चराईदेव है और शिवसागर है। AFSPA कानून जो है कई राज्य में लगाए गए हैं, आपको आगे भी पता चलेंगे। ठीक है, 2 दिन के अंदर AFSPA की समय सीमा बढ़ाने वाले असम तीसरा राज्य है। ठीक है, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नागालैंड के 8 जिलों में AFSPA की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी। ठीक है, बढ़ाई गई है। तो इनसे पहले भी जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इनसे पहले बढ़ा चुके हैं और ये जो है असम राज्य ये तीसरा राज्य है जो कि AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है 4 जिलों के लिए। ठीक है, अधिनियम की आखिरी बार 1 अक्टूबर 2023 को बढ़ाया गया था। यह समय 31 मार्च को खत्म होने वाला है। ठीक है, जो कि 31 मार्च चली भी गई तो खत्म हो गई, आज 3 अप्रैल। तो AFSPA केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। ठीक है, तो ये जो है जिस जिले में अशांति होती है यानी कि वहाँ पे कुछ मारा दंगा दंगा हो जाता है या कुछ मारपीट हो जाती है तो उसी जिलों में ये FSPA लगाया जाता है, जो कि सशस्त्र सीमा बल जो होते हैं सशस्त्र बल, वहाँ पे आर्मी के नौजवान रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर आप उनके साथ आप कुछ भी बातचीत अगर कुछ उल्टा पुल्टा करते हो या हाथापाई करते हो या कुछ उससे गाली बक देते हो तो आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा अगर आपके राज्य में आपके जिले में ये कानून लगाया गया है तो। ठीक है, 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यह भी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यह लागू हुआ था, इतना भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। AFSPA क्या है?
अभी अच्छा पॉइंट आप समझोगे कि AFSPA है क्या। तो AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 11 सितंबर 1958 को सांसद की मंजूरी के बाद AFSPA बना था। तो जिस तरह से एसएसपी जानते हो, है ना, एसएसबी जानते हो, बीएसएफ जानते हो, तो उसी तरह से ये जो यूनिट है AFSPA, ये 11 सितंबर 1958 को सांसद की मंजूरी से बनाया गया था। अभी हाल ही में एक मूवी निकली है योद्धा। योद्धा एक ऐसी फिल्म है, आप अगर देखोगे उसमें तो उनकी खुद की टीम बनाई गई है ना, जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उनकी खुद की टीम खड़ी की गई थी, ठीक है। तो ये एफएसपी के जो जवान हैं वो भी खुद से टीम खड़े किए थे और सांसद ने इन्हें मंजूरी दी थी। जब इनका देखा था कि अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तभी इन्हें मंजूरी दी थी। कब दी थी मंजूरी? तो 11 सितंबर 1958 को दी थी मंजूरी, ठीक ठीक है। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में AFSPA लगाया गया। फिलहाल मतलब अभी जो किस जिलों में लगाया गया है, किस राज्य में लगाया गया है, तो फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया, नागालैंड में लगाया गया है, असम में लगाया गया है, मणिपुर में लगाया गया है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू किया गया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और असम राज्य जो है पहले आप देख चुके हैं, और जम्मू कश्मीर और मणिपुर जो है इन दोनों जिलों में, इन दोनों राज्यों में कुछ जिलों में लगाया गया है AFSPA, ठीक है। तो 5 राज्य है जिसमें AFSPA लगाया गया। चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यानी कि ATMA फुल फॉर्म इसका है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसका जो है नया चेयरमैन, इसका करेक्ट आंसर 5 दिया गया है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है साथियों। इसका जो अर्नब बनर्जी, अर्नब बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, इसका सही आंसर जो है सेकंड हो जाएगा, अर्नब बनर्जी, ठीक है। तो ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नया चेयरमैन अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो साथियों इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम समझ लेंगे। 28 मार्च को CEAT लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर MD और CEO अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। उन्होंने JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के MD अंशुमान सिंघानिया की जगह ली है। तो CEAT के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है, जो कि अर्नब बनर्जी, जो कि ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। और JK टायर इंडस्ट्रीज के जो MD थे अंशुमान सिंघानिया, पहले वो थे ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन, जो कि इनके पद पर ही CEAT के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। साथियों थोड़ा सा और समझ लीजिए। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के जो MD थे अंशुमान सिंघानिया, पहले वो थे ATMA के नया चेयरमैन, लेकिन अभी जो है CEAT यानी कि टायर जो कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनको अभी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। आप तो समझ गए। अगला पॉइंट है, अर्नब बनर्जी CEAT के साथ 2005 में वाइस चेयरमैन सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पर जुड़े थे, ठीक है। ATMA देश में टायर मैन्युफैक्चरर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1975 में गठन किया गया था। तो CEAT के आप टायर लगाते हैं अपने गाड़ियों में, तो उन्हीं के बारे में ये कहा गया है कि इसका जो गठन है 1975 में चालू किया गया था, ठीक है। स्थापना जो बोलते हैं, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी ATMA के, ठीक है, यानी कि टायर मैन्युफैक्चरर्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे 1975 में गठित किया गया था। इसमें जो है यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में जो है अपोलो टायर्स है, JK टायर्स है, CEAT है और MRF जैसी कंपनियां शामिल है। ये चारों जो टायर्स है कंपनी है, अपोलो टायर्स, CEAT टायर्स, MRF टायर्स, JK टायर्स, तो ये सारे टायर्स जो है ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में शामिल है, ठीक है साथियों। साथियों जैसे आप देखते हैं कि फोन पे, गूगल पे जो UPI होते हैं, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उनका एक ही जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ना। तो इसी तरह से ये भी टायर्स कंपनी जो है किसी कंपनी के साथ तो जुड़े होंगे ना, तो इसका जो ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है, इसमें चारों कंपनियां शामिल है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस हॉलीवुड एक्टर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बोलोगे आप कि सर यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर लिखा हो गया, लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो हॉलीवुड एक्टर, तो आप
ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में जिसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उसमें जो है ना एक भी एक्टर का नाम जो है बॉलीवुड का नहीं है। ये सारे हॉलीवुड एक्टर है और यहाँ पे बॉलीवुड नहीं, यहाँ पे हॉलीवुड होना चाहिए था साथियों। ठीक है, तो हॉलीवुड एक्टर थे जिनका निधन जो है 87 वर्ष की उम्र में हो गया। उनका नाम है लुइस गॉसेट। लुइस गॉसेट को जो है 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, ये हॉलीवुड एक्टर मशहूर एक्टर थे। क्यों मशहूर थे, किस फिल्म के लिए मशहूर थे, तो आपको पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। और उन्हें किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इन्हें आपको पॉइंट पॉइंट से समझ में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। 28 मार्च को कैलिफोर्निया के शहर सेंट मोनिका में हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हो गया। ठीक है, कहाँ पर निधन हुआ, तो कैलिफोर्निया के शहर सेंट मोनिका में। ठीक है, लुइस गॉसेट जूनियर का जन्म जो है 27 मई 1936 को न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म जो है 27 मई 1936 को न्यूयॉर्क में हुआ था और कैलिफ 28 मार्च को जो है निधन हो गया इनका। ठीक है, 28 मार्च 2024। लुइस गॉसेट एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन में सर्जेंट का रोल निभाने के लिए मशहूर थे। ठीक है, एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया था। तो ये जो फिल्म थी एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, उन्हीं के लिए ये मशहूर हो गए थे। उन फिल्म में इसने अच्छा काम किया था और उन्हीं के लिए ये उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, लुइस गॉसेट जूनियर ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत एक्टर थे, यानी कि पहले ऐसे एक्टर थे जो कि ऑस्कर जीते थे। ठीक है, उन्होंने एनिमी माइन 1985, आयरन ईगल 1986 समेत कई सुपरहिट फिल्में में काम किया है। लुइस गॉसेट आप नाम देख सुने भी होंगे और फिल्म भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं, पहली बार आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे और गूगल के माध्यम से देख सकते हो आप, है ना। गॉसेट को यानी कि लुइस गॉसेट को 1977 में रूटस फिल्म के लिए एमी अवार्ड से नवाजा गया था। वे सिडनी पोइटर के 1953 के सम्मान के बाद समग्र एकेडमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत एक्टर थे। ठीक है, तो उन्हें रूटस फिल्म के लिए एमी अवार्ड दिया गया था और एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और उन्हें सिडनी पोइटर के लिए 1953 के सम्मान के बाद समग्र एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, और ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, लुइस गॉसेट, जिसका निधन जो है 28 मार्च 2024 को हो गया और इसका जन्म जो है 27 मई 1936 को न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में FIH एथलीट पैनल के को प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया, तो FIH एथलीट पैनल के को प्रेसिडेंट श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, श्रीजेश कौन है, आप पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और बेहतरीन ढंग से समझाने की आपको, है ना। साथियों, आप चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जितने भी करंट अफेयर्स की क्लास आए, और हमारे चैनल पे एक बेहतरीन क्लासेज आने वाली है जो कि संडे को अपलोड होगी और बेहतरीन ढंग से उसमें समझाने की कोशिश की गई है कि राज्य के और देश के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आएंगे, सॉरी करंट टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट्स आएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक कंटेंट आएंगे, है ना। तो आपको समझने में अच्छा लगेगा और जिस तरह से आप फिल्म देखते हो कोई भी अच्छी फिल्म, आपको मजा तो आती है, उसी तरह से आप पढ़ाई में भी रुचि रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो कंटेंट इसीलिए बनाए गए हैं जो कि राज्य और देश के बारे में जानने के लिए आपको बनाए गए हैं कंटेंट है, जो कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगे और पढ़ाई में भी मन लगेंगे, सुनने में भी मन लगेंगे, है ना। आपको सिर्फ सुनना है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जो है FIH पैनल के को प्रेसिडेंट श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पॉइंट से 27 मार्च को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के 3 बार के ओलंपियन और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को FIH एथलीट समिति के को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आपने पहला ही क्वेश्चन देखा था साथियों, जो कि हॉकी के क्वेश्चन थे और सीरीजेस भी उनका पहले भी इनका सीरीजेस नाम आ चुका था। लेकिन अभी जो है जो 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें जो है ये भी हॉकी हॉकी से क्वेश्चन है, हॉकी मैच से। तो 27 मार्च को जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 3 बार के ओलंपियन और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR सीरीजेस को FIH यानी कि एथलीट समिति को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो FIH एथलीट समिति को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया उनका नाम है श्रीजेश। श्रीजेश को पहली बार 2017 में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है,
तो 2017 में जो है FIH के एथलीट समिति के सदस्य चुना गया था, और 2017 में सीरीजेस को चुना गया था, और अभी जो है उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला पॉइंट है, सीरीजेस ने 2006 में श्रीलंका में हुए साउथ एशियन गेम्स में हॉकी में डेब्यू किया था। उन्होंने 3 बार ओलंपियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो 3 बार वो भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब 2006 में जो है साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने हॉकी में डेब्यू किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति शुरुआत करते ही हैं, तो उन्होंने जो है 2006 से ही शुरुआत कर लिया था। ठीक है, सीरीजेस को 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है साथियों कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म एक और पुरस्कार होते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, और भारत रत्न तो होते ही हैं साथियों, लेकिन एक और होते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल के पुरस्कार होते हैं, है ना साथियों, हाई लेवल के अवार्ड होते हैं जो कि राष्ट्रपति भवन में ये आपको मिलता है। तो उन्हें ये अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है सीरीजेस को, जो कि 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, 2016 में उन्हें इंडियन हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। ठीक है, और अभी जो है प्रेसिडेंट FIH एथलीट समिति के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया उन्हें। ठीक है, सीरीजेस के साथ ही चिली को केमिला केरम को भी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये सीरीजेस जो है पुरुष जो है, और केमिला केरम जो है महिला है, जिन्हें भी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, FIH एथलीट समिति के पूर्व कप्तान, पूर्व और वर्तमान हॉकी खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, और उन्हीं खिलाड़ियों में से किसी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1949 में राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो 1949 में राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, जो कि 30 मार्च को किया गया था, और हर साल जो है 30 मार्च को राजस्थान राज्य का दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जो है अपना दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को हर साल मनाते हैं वो। ठीक है साथियों, इनका भी पॉइंट है 1949 में। साथियों अच्छे से समझने की कोशिश किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, है ना, पॉइंट्स जो होते हैं आपको समझाने के लिए होते हैं साथियों, है ना, मैंने पहले ही बता चुके हैं आपको। तो पहला पॉइंट है 1949 में 30 मार्च के दिन, यहाँ पे लिखा गया आज ही के दिन, लेकिन 30 मार्च के दिन 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया था। ठीक है, क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो समझ सकते हो आप भी, आती पूरे देश की जो है, यानी कि भारत देश की जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और उसकी जो जनसंख्या है वो 7वें नंबर पे है, और बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलिए साथियों, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह द्वितीय ने ये बसाया था। ठीक है, आजादी से पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था, तो जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक उसे राजपुताना ही कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के जो महाराजा थे सवाई सिंह जय सिंह, उन्हीं ने बसाया था यह राजस्थान। ठीक है, पूरे राजपुताना में 19 रियासतों और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें करीब 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा था, तो काफी टाइम लगा था इसको बनाने में। ठीक है साथियों, हर साल जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसी तरह से जिस तरह से ये पॉइंट्स कंटेंट दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं साथियों, जिस तरह से मेरे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट है, इस तरह से कंटेंट आएंगे इतिहास के क्लास में, है ना साथियों, तो आपको समझने में भी और पढ़ने में भी मजा आएंगे, है ना, क्योंकि फिल्म के जैसे सजाया गया ये ऐसे कंटेंट को। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसके द्वारा ज्ञानवापी परिसर में पूजा और मस्जिद में नमाज रखने का आदेश दिया गया है? ठीक है, तो ज्ञानवापी परिसर जो है वहाँ पे पूजा भी होती है हिंदू वाली, और मस्जिद वाली यानी कि मुस्लिम जो है वो भी पूजा करते हैं अपने देव, अपने जो भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे अपने भगवान को, है ना। और हमारे तो कितने भगवान है कोई ठीक ही नहीं है, तो हमारे भी वहाँ पे पूजा होते हैं, और मस्जिद में भी नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है, जो कि न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो हैं, जस्टिस न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा और मस्जिद में नमाज
पढ़ी जाएगी, है पूजा भी किया जाएगा। ठीक है साथियों, इनका भी पॉइंट्स है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के व्यास खाने में पूजा पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। ठीक है, 1 अप्रैल को इसमें मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखी और वहीं पे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा और मस्जिद में नमाज रहेगी, यानी कि जारी रहेगी। ठीक है, चलिए साथियों, अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय की मंजूरी और इजाजत के बिना किसी भी पक्ष को परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही मुस्लिम पक्ष को ना ही हिंदू पक्ष को, उन्हें अपने अपने भगवान की पूजा करने देनी चाहिए। ठीक है, 17 जनवरी को 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज तक, जबकि हिंदू पुजारी भी पूजा तक खाना तक ही शामिल है। साथियों, इसका अगला पॉइंट है वो काफी इंपोर्टेंट है, इसके बाद ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तहखाना यानी कि जो ज्ञानवापी परिसर जो है उसका प्रवेश जो है दक्षिण से मस्जिद का है और उत्तर से जो है ये हिंदू का है, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी को आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज तक ही सीमित है और हिंदू पुजारी जो है अपने तहखाने तक ही सीमित है, जो कि उत्तर तक ही सीमित है हिंदू पक्ष और दक्षिण तक ही सीमित है मस्जिद पक्ष। ठीक है, साथ ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई पता नहीं क्यों लड़ाई करते हैं। अगला पॉइंट है, 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ठीक है, 1991 की बात कर रहे हैं साथियों, है ना। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने, जो कि मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत रत्न को दिया गया था उसका नाम नॉमिनी के लिए, क्योंकि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो उसी तरह से किसी न किसी को तो याचिका दायर करनी पड़ती है ना। तो किसी ने इस याचिका को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, यह याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, तो दक्षिण तहखाने के लिए याचिका दायर की थी और कहा गया था कि औरंगजेब जो थे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्से तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं साथियों, हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो उन्हें अपनी पूजा करनी देनी चाहिए, हिंदू को भी पूजा करनी देनी चाहिए और मुस्लिम को भी पूजा करनी देनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए 30 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिन है साथियों जिन्हें आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है साथियों, काफी लंबी वीडियो हो रही है, क्षमा चाहते हैं आपसे। पहला पॉइंट है साथियों, 2017 में दिल्ली के मशहूर और पुराने सिनेमाघरों में एक रीगल सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था 2017 में। ठीक है, जो कि दिल्ली के मशहूर सिनेमाघर थे। 1992 में सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो 30 मार्च 1992 को किया गया था। 1982 में नासा के स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया ने STS-3 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस की थी। ठीक है, तो स्पेसक्राफ्ट जो नासा के स्पेसक्राफ्ट थे कोलंबिया, जो कि STS-3 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस कब की थी, तो 1982 में 30 मार्च के दिन की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1963 में फ्रांस ने अल्जीरिया के इकर इलाके में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु बम होते साथियों, जो कि फ्रांस ने अल्जीरिया के इकर इलाके में परमाणु परीक्षण किया था 1963 में 30 मार्च के दिन। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1950 में मर्रे हिल ने फोटो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो मर्रे हिल जो कि फोटो ट्रांजिस्टर का आविष्कारक थे, जो कि 1950 में इसका आविष्कार किया था फोटो ट्रांजिस्टर का। ठीक है, जो कि 30 मार्च के दिन किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध की घोषणा की थी। तो जो रोलेट एक्ट लगाई गई थी उनकी जो विरोध किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में 30 मार्च के दिन किया गया था। उसी तरह से अगला पॉइंट है, 1867 ईस्वी में अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीदा था। तो अमेरिका पावरफुल देश है, सबसे ज़्यादा उसके पास पैसा है, सबसे पावरफुल देश उसी को कहा जाता है। तो अमेरिका ने रूस से जो अलास्का खरीदा था वो 1867 ईस्वी में 30 मार्च के दिन खरीदा था। ठीक है साथियों, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतने सारे कंटेंट साथियों, इसे तैयार करने में काफ़ी टाइम लगते हैं साथियों, और आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, है ना साथियों।
राइट हैंड कॉर्नर में आपके पास एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा साथियों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। अगर आप चैनल पे पहले से हैं, तो आप हमारा क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट वो भी समझ पाए, वो भी देख सके, वो भी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, है ना साथियों? 1 अप्रैल से जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है, तो इस साल जो है, ऐसे तो जनवरी 1 जनवरी को हम लोग मना लेते हैं नया साल, लेकिन हमारा जो है 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। तो इस साल जो है कुछ ना कुछ आपको एक ना एक जॉब लेनी ही है। ठीक है साथियों? तो आप अगर पढ़ोगे नहीं तो लोगे कैसे? कोई ना कोई जॉब। तो इस तरह से पढ़िए आप, कंटेंट हमारे क्लास में आपको अच्छे से अच्छे मिलते ही रहेंगे। ठीक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए साथियों, आपका समय शुभ हो।